नमस्कार साथियों, मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनित एकेडमिक क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप्य गति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आंशिक प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें दिया है कि यदि सदिश वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप तो सदिश वेक्टर A का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखा जाए कि हम किसी भी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं। तो हल करें। हमें दिया है वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। हमें इसका परिमाण चाहिए, मतलब मॉड चाहिए। अगर हम किसी भी सदिश का मॉड निकालें तो मॉड निकालने के लिए हम रूट में i के गुणांक के वर्ग, j के गुणांक के वर्ग और k के गुणांक के वर्ग को जोड़ते हैं। तो i का गुणांक कितना है 2, तो 2 का वर्ग। j का गुणांक कितना है 3, तो 3 का वर्ग। k का गुणांक कितना है -5, तो -5 का वर्ग। भाई 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और -5 का वर्ग 25। सबको जोड़े तो 9 और 4 13, 13 25 38। भाई 38 का वर्गमूल निकल नहीं पाएगा। वर्गमूल निकलेगा दशमलव में। गुणनखंड हम कर नहीं पाएंगे, गुणनखंड करेंगे भी तो गुणनखंड 19 गुना 38। 19 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, गुणनखंड हो नहीं पाएगा। तो हमारा आंसर है √38 मात्रा। तो दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दिया है कि सदिश वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। इसका एकांक सदिश ज्ञात करिए। अगर हमें एकांक सदिश निकालना हो तो हमने एकांक सदिश का फॉर्मूला पढ़ा है कि A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड वेक्टर A। तो सेम यही काम हमें करना है। यहाँ पे सॉल्व करें हम इसे। तो हमें दिया है वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। हमें चाहिए एकांक सदिश। तो एकांक सदिश A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड वेक्टर A। तो A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। मॉड अभी हमने निकाला था i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग। ये मिला हमें 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो ये 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और इसे जोड़े तो 16 9 25 25 50 और 50 का मतलब 25 गुना 50। 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। तो ये 3i प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और अपॉन 5√2। ये इसका एकांक सदिश है। तो अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल हमें दिया है कि वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप तथा वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो मॉड a प्लस बी और मॉड वेक्टर A माइनस वेक्टर B का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें मॉड चाहिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B का और मॉड चाहिए वेक्टर A माइनस वेक्टर B का। तो पहले हम वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकालें और फिर हम वेक्टर A माइनस वेक्टर B निकालें। फिर मॉड निकालना हम जानते हैं, मॉड की कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो भाई दो सदिशों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ना आसान है। I में I, J में J और K में K को जोड़ना है। मतलब इनके गुणांकों को हमें परस्पर ऐड कर देना है। और जब हम इन्हें घटाएंगे मतलब वेक्टर A माइनस वेक्टर B निकालेंगे तो सेम यही काम। I के गुणांक से I, J के गुणांक से J और K के गुणांक से K हम घटा देंगे। तो देखा जाए I का गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ I का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है।
3 में 1 जोड़े 4, जे का गुणांक 2 है, जे का गुणांक -2 है, और 2 में -2 जोड़ेंगे 0, तो जे तो कैंसिल। के यहां पर है नहीं और यहां पर के है 3, यहां के नहीं है मतलब के का गुणांक 0 है, और 0 में 3 जोड़ेंगे 3, तो मिलता है 3k कैप। अब अगर हम a माइनस बी की कैलकुलेशन करें तो सेम यही का, i में से i घटाना है तो 3 में से 1 घटाएंगे 2i कैप, j में से j घटाना है, अब 2 में से -2 घटाओगे प्लस का 4j, k में से k घटाना है, 0 में से 3 घटाओगे माइनस का 3k कैप। कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए मॉड a प्लस बी, तो भाई हमने कहा मॉड निकालते हैं तो i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो भाई i का गुणांक कितना है 4, 4 का वर्ग 16, j है ही नहीं, तो k का गुणांक 3, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। अब अगर हम मॉड वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालें तो फिर वही प्रोसेस है, i के गुणांक का वर्ग तो 2 का वर्ग 4, j के गुणांक का वर्ग तो 4 का वर्ग 16, और 3 k के गुणांक का वर्ग तो k का गुणांक -3 का वर्ग 9, जोड़ दे तो 16 4 20 9 29, अंडर 29 मात्रक। है आसान। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल हमें दिया है कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 4 मात्रक व 5 मात्रक हैं तथा इनके मध्य कोण 30 अंश है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। आपने दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा था। दो सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। उसी का उपयोग करना है हमें। भाई वेक्टर ए का परिमाण दिया है, मतलब मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू हमें दिया है कितना 4 मात्रक, बी का परिमाण दिया है मतलब मॉड वेक्टर बी बराबर 5 मात्रक, इनके मध्य कोण थीटा बराबर दिया है 30 अंश। हमें चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो फार्मूला है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मॉड वेक्टर ए 4 है, मॉड वेक्टर बी 5 है, और कॉस थीटा कितना है 30। ये 5 चौको 20 और कॉस 30 का मान कर्ण में 3/2, 2 से काटे 2 दाम में 20, मिलता है 10 कर्ण में 3 मात्रक। ये हमारे ए डॉट बी का मान है। तो अगले सवाल पे चलें। तो हमारा अगला सवाल दिया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर हमें सदिश दिए गए हैं और सदिशों का अदिश गुणनफल कह रहा है, तो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने के लिए सिंपल तरीका है। देखिए कैसे। हमें दिया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप। हमें निकालना है ए डॉट बी। भाई अदिश गुणनफल मतलब डॉट गुणनफल। ए की वैल्यू कितनी है 6i कैप माइनस 8j कैप डॉट 3i कैप। डॉट गुणनफल में करते क्या है, हम पहले सदिश के i के गुणांक का दूसरे सदिश के i के गुणांक में गुणा करेंगे, j के गुणांक का j के गुणांक में, k के गुणांक का k के गुणांक में, और तीनों को ऐड कर देंगे। तो गुणा करें तो यहाँ i का गुणांक 6 है, यहाँ i का गुणांक 3 है, तो 6 3 18। यहाँ j का गुणांक तो है लेकिन यहाँ j है ही नहीं, तो j नहीं है मतलब j का गुणांक 0 है। 0 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा 0, और 18 में 0 जोड़े 18। यहाँ पे k भी नहीं है k भी नहीं है, दोनों में k नहीं है। अगर k होता तो भाई k का भी k में गुणा करते, लेकिन नहीं था तो हमने i के गुणांक का i में और j के गुणांक का j में गुणा किया है और इनको ऐड कर दिया हमने। ऐड करने पर जो वैल्यू मिल रही है
वो इसका अदिश गुणनफल है। अगले सवाल पे चले। तो अगले सवाल में हमें दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप। इनका भी अदिश गुणनफल निकालना है। ए और बी की वैल्यू है हमारे पास, हमें चाहिए ए डॉट बी। ए की वैल्यू 2i कैप प्लस 5j कैप डॉट बी की वैल्यू 5i कैप माइनस 2j कैप। अभी हमने कहा डॉट गुणनफल में i के गुणांक का i में, j के गुणांक का j में और k के गुणांक का k में गुणा करना है। गुणा करें तो 2 बचे 10। अब 5 गुना 10 माइनस है तो माइनस का 10। k है नहीं हमारे पास, और 10 में से 10 गया कितना मिलता है? 0। कोई समस्या नहीं है किसी को? तो अगले सवाल पे चलें। तो अगला सवाल हमें दिया है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 3 व 4 हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल 6 है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य कोण थीटा ज्ञात कीजिए और अदिश गुणनफल कब शून्य होगा। ये दो कंडीशन हमें याद करनी है। तो सॉल्व किया जाए। देखिए क्या क्या हमें दे रखा है। वेक्टर ए का परिमाण दिया है, मतलब मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 3। बी का परिमाण दिया है, मतलब मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4। इनका अदिश गुणनफल दिया है, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 6। कह रहा है कि इनके मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो भाई डॉट गुणनफल का फार्मूला हमने पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। ए डॉट बी 6 दे रखा है, मॉड ए 3 मॉड बी 4 इंटू कॉस थीटा। ये 3 चौको 12, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 को इधर लेके आएंगे तो 6/12, 6 दूना 12, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। और हम जानते हैं कॉस कितने का मान 1/2, तो 60 अंश का। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या थीटा बराबर 60 अंश। दूसरा हमसे कह रहा है कि ए डॉट बी कब 0 है, तो हमें दे दिया है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए मॉड और फिर वेक्टर बी मॉड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। मॉड वेक्टर ए 3 है, मॉड वेक्टर बी 4 है, कॉस थीटा बराबर 0। 3 चौको 12 और 0 के बटे में कोई भी वैल्यू आती है 0 और कॉस 0 का मान, कॉस कितने का मान 0, तो 90 डिग्री का। मतलब अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ये कैसे होंगे, इनका परिणाम ही शून्य होगा। 8वें सवाल पे चलें। हमसे कह रहा है कि दिखाइए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब है। तो भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परस्पर लंब है तो परस्पर लंब होने पर हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि इनका डॉट गुणनफल 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ए डॉट बी हमें 0 मिलना चाहिए। या फिर हम अपनी कंडीशन अप्लाई करें कि अगर ये लंब है तो थीटा हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो देखिए क्या दिया है, हमें दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 4j कैप। पहले हम ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने कहा था ना कि i की गुणांक का i में, j के गुणांक का j में और k के गुणांक का k में गुणा करके ऐड कर दीजिए। हम गुणा करें तो 2 छक्के 12 और 3 चौको 12 माइनस 12 कितना मिलता है भाई, 0। ए डॉट बी हमें 0 मिल रहा है। अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी तो हमें 0 मिला है, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये मॉड ए मॉड बी गुणे में है, ट्रांसफर करें 0 के तो भाग में आएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 ही तो मिलता है। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0
और कॉस कितने का मान 0, तो 90 डिग्री का। और जब थीटा 90 डिग्री है तो ये सदिश परस्पर कैसे होंगे, लंब होंगे। और ये ना हमें सिद्ध करना है कि ये सदिश परस्पर क्या है, लंब है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल हमें दिया है कि P का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो सदिश वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप तथा वेक्टर B इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप परस्पर लंब है। अभी हमने कहा कि अगर दो सदिश परस्पर लंब है तो इनका डॉट गुणनफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई लंब है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 इज इक्वल टू 0। और फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। और जैसे ही हम थीटा 90 डिग्री रखेंगे कॉस 90 0, ए डॉट बी हमें क्या मिलेगा, 0। तो चलिए देखें, सॉल्व करें। तो हमसे कह रहा है कि चूंकि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब है, अगर ये परस्पर लंब है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए कितना दे रखा है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप डॉट बी का मान 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। डॉट गुणनफल जानते हैं, i के गुणांक का i में गुणा तो 2 दूना 4, j के गुणांक का j में गुणा तो 2 3 6, लेकिन ये प्लस और माइनस माइनस तो 2 3 6 माइनस का 6, k का k में गुणा तो p का गुणा 1 में करेंगे तो p इज इक्वल टू 0। भाई 4 में से 6 घटाएंगे तो -2, तो -2 प्लस p इज इक्वल टू 0 या p इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c, तो a और b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दिया है वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c। a और b के बीच का कोण चाहिए, तो a और b के बीच का कोण चाहिए तो a और b को एक तरफ करिए, बाकी राशियां एक तरफ। तो c को हम ट्रांसफर कर लें तो c इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग करें तो ये वेक्टर c स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर a स्क्वायर। c स्क्वायर का मतलब है c डॉट c और इसका मतलब है वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a। और हम जानते हैं कि जब हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालते हैं तो एक अदिश राशि मिलती है, और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। मतलब c डॉट c इज इक्वल टू c स्क्वायर, हमारे वेक्टर का सिंबल नहीं रहेगा क्योंकि अदिश गुणनफल क्या है, एक अदिश राशि है। यहां गुणा करें तो b डॉट b माइनस b डॉट a माइनस a डॉट b और माइनस माइनस प्लस का a स्क्वायर। ये c स्क्वायर इज इक्वल टू b डॉट b, तो भाई b स्क्वायर और b डॉट a और a डॉट b हम जानते हैं कि अदिश गुणनफल हमारा क्रम भिन्न में होता है, तो b डॉट a को हम a डॉट b लिख सकते हैं। तो a डॉट b और a डॉट b 2a डॉट b, और अगर वेक्टर a का वर्ग करें तो a स्क्वायर। अब इसे इधर लेके आ जाइए तो 2a डॉट b इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और ये 2 गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2। और a डॉट b का फॉर्मूला हम जानते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b इंटू कॉस थीटा बराबर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2। भाई मॉड वेक्टर a का मतलब a
मॉड वेक्टर बी का मतलब बी कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2। ये ए बी गुणे में है, भाग में आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। हमें कोण चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस को ट्रांसफर करेंगे, कॉस इनवर्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। ये इनके मध्य का कोण है। अगले सवाल पे चले। सवाल नंबर 11 कह रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस ए कैप और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। तो मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर ए व मॉड वेक्टर बी ज्ञात कीजिए और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी ज्ञात कीजिए। तो भाई मॉड निकालने के लिए पहले तो हमें ए और बी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो ये ए प्लस बी दे रखा है, ये ए माइनस बी दे रखा है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो बी से बी कटेगा, हमें मिलेगा 2 वेक्टर ए इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं तो 2 4 6 6 2 8 और -1 और -11 -12। 2 से भाग दे दीजिए तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 3 6 2 चौको 8 और 2 छक्के 12। हमें मॉड चाहिए तो मॉड बराबर रूट में आई के गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग 9 जे के गुणांक का वर्ग 16 और -6 का वर्ग 36। तो मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 16 9 25 और 25 में 36 जोड़ रहे हैं तो 61 मिलेगा। 25 में 36 जोड़ रहे हैं 61 मिलेगा। अब ऐसे ही अगर हम दोनों को घटा दें, भाई घटा दे तो ए से ए कटेगा और बी में माइनस बी घटाओगे तो 2b, तो मिलता है 2 वेक्टर b इज इक्वल टू, ये तो हमारे वेक्टर ए की वैल्यू है, 2 वेक्टर b इज इक्वल टू, घटा रहे हैं 2 में से 4 जाएगा -2, 6 में से 2 जाएगा 4 और -1 में से -11 घटाओगे प्लस का 10। तो वेक्टर b इज इक्वल टू 2 से भाग दे दे तो 2 1 कम 2 2 दूना 4 और 2 बचे 10। मॉड निकाले तो अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग तो -1 का वर्ग 1, जे के गुणांक का वर्ग तो 2 का वर्ग 4 और के गुणांक का वर्ग तो 5 का वर्ग 25। 25 4 29, 29 1 30, तो मिलता है अंडर रूट 30। 30 का गुणनखंड नहीं होगा तो ये हमारा वेक्टर बी की वैल्यू है। अभी कह रहा है इनका डॉट गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए हमें क्या मिला है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप डॉट वेक्टर बी क्या मिला है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। सॉल्व करें तो डॉट करना है तो i के गुणांक का i में 3 1 कम 3, j के गुणांक का j में तो 4 दूना 8, के गुणांक का k में तो 6 बचे 30। ये 30 और 3 33। 33 में से 8 हमें घटाना है या फिर कहिए कि -33 में 8 हमें जोड़ना है। -33 में 8 जोड़ेंगे मिलेगा हमें -25। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी मिलती है -25। तो चलिए अगले सवाल पे चले। तो अगला सवाल नंबर 12 कह रहा है कि किसी कण पर बल वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन। कण में विस्थापन वेक्टर एस इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर उत्पन्न करता है। तो ज्ञात कीजिए बल द्वारा कृत कार्य और बल F तथा S के मध्य कोण। तो पहले हमें इस सवाल में कार्य की कैलकुलेशन करनी है। तो भाई कार्य हमने पढ़ा है, कार्य W इज इक्वल टू F डॉट S। तो F की वैल्यू कितनी दे रखा है, F की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट
एस की वैल्यू 5i k प्लस 4j प्लस 3k। भाई डॉट करना है तो आई के गुणांक का आई में 3×5 = 15, जे के गुणांक का जे में 4×4 = 16, के गुणांक का के में तो 5×3 = 15 -15, माइनस इंटू प्लस माइनस, 15 से 15 घटता है 16, और कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, जूल। मतलब कार्य कितना किया हमने, 16 जूल। अब कह रहा है कि इनके मध्य कोण ज्ञात कीजिए। भाई कोण ज्ञात करने के लिए हम डॉट गुणनफल का सहारा लेंगे। तो अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला है एफ डॉट एस इज इक्वल टू मॉड एस इंटू कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट एस अपान मॉड एफ इंटू मॉड एस, या कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट एस की वैल्यू तो हमने निकाली है, एफ डॉट एस इज इक्वल टू 16, मॉड एफ निकाले तो अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, तो एफ की वैल्यू 3i प्लस 4j माइनस 5k। आई का गुणांक 3, 3 का वर्ग 9, जे का गुणांक 4, 4 का वर्ग 16, के का गुणांक -5, -5 का वर्ग 25। अब अंडर रूट में मॉड एस, यस की वैल्यू 5i प्लस 4j प्लस 3k, तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो cos थीटा इज इक्वल टू 16 बटे ये 16 9 25 25 50 और 16 9 25 25 50, मतलब ये भी कहानी में 50, ये भी कहानी में 50, और कहानी में 50 का कहानी में 50 में गुणा कर दी कितना मिलेगा, 50। इसे काट सकते हैं, 2/16, 25 गुना 50, या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/25, ये इनके मध्य कोण है। अगले सवाल पे चले, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू -3i -6j -2k, और वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस -2k। तो ज्ञात क्या करना है, ए का परिमाण। ए का परिमाण मतलब मॉड ए निकालना है। भाई मॉड निकालते थे तो अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, -3 का वर्ग 9, -6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4, जोड़ दे तो 36 4 40 9 49, और 49 का वर्गमूल 7, मतलब मॉड ए कितना है, 7 है। कह रहा है ए डॉट बी निकालिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए की वैल्यू -3i -6j -2k, डॉट बी की वैल्यू i प्लस 2j -2k। गुणा करें तो आई का आई में 3 एकम 3, जे का जे में 6 गुना 12, के का के में 2 गुना 4, 12 3 15, और 15 में से 4 गया 11, ए डॉट बी कितना है, -11। अगले सवाल पे चले, सवाल नंबर 14 कह रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू -2i प्लस 3j प्लस k, और वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस 2j -4k। तो ए और बी के बीच का कोण निकालना है। भाई कोण निकालने के लिए हमें डॉट गुणनफल लेना पड़ेगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो पहले इनकी वैल्यू निकाल ली जाए। मॉड ए निकालने तो अंडर रूट में -2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 1 10 4 14। मॉड बी निकालने तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और -4 का वर्ग 16, 16 4 20 और 20 1 21। ए डॉट बी भी निकाल लें, ए डॉट बी निकालेंगे तो आई के गुणांक का आई, 2 1 कम 2, जे के गुणांक का जे में 3 गुना 6, के गुणांक का के में तो 4 1 कम 4, तो ये 4 2 6 और प्लस 6 कैंसिल हुआ 0। अब फार्मूला है हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा।
या कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी, या कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी 0 है, मॉड ए है √14, मॉड बी है √21, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दे कितना मिलता है 0, और कॉस कितने का मान 0, 90 डिग्री का, मतलब इनके मध्य कोण कितना है 90 डिग्री। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 15 दे रखा है हमें कि यदि वेक्टर f इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन का बल किसी कण को वेक्टर d इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप मीटर की दूरी विस्थापित करता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य का सवाल अभी तो हमने लगाया कि कार्य W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, वहां पे एस विस्थापन हमें दिया था, यहाँ विस्थापन डी दे रखा है, तो कार्य W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, दोनों का डॉट गुणनफल निकाल दीजिए, कार्य की कैलकुलेशन मिल जाएगी। इस सवाल को आप कर सकते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, तो कह रहा है कि पिंड पर -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन का बल लगे तथा पिंड का y अक्ष के अनुदिश विस्थापन 10 मीटर हो, तो कृत कार्य की गणना कीजिए। भाई कार्य की गणना करनी है, मतलब बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल निकालना है। बल हमें यहां स्पष्ट दे रखा है कि बल वेक्टर F इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 15j कैप और प्लस 6k कैप। हमें चाहिए क्या, विस्थापन चाहिए कि विस्थापन कितना है। तो हमसे कह रहा है कि y अक्ष के अनुदिश विस्थापन 10 मीटर है, तो हम जानते हैं कि x अक्ष का इकाई सदिश i कैप, y अक्ष का इकाई सदिश j कैप और z अक्ष का इकाई सदिश k कैप। विस्थापन y अक्ष का अनुदिश हुआ है, तो y अक्ष का इकाई सदिश जोड़ दीजिए, तो y अक्ष का इकाई सदिश होता है j कैप। बल मिल गया, विस्थापन मिल गया, कार्य चाहिए तो कार्य निकालेंगे, तो कार्य W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और डॉट गुणनफल जानते हैं ना कि i के गुणांक का i में, j के गुणांक का j में और k के गुणांक का k में गुणा करके जोड़ दीजिए। यहाँ पे i है, s में i है नहीं, यहाँ पे j है, s में भी j है, 15 धाम में 150, यहाँ k है लेकिन यहाँ k है नहीं, तो कार्य कितना मिलता है 185। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल कह रहा है कि किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल वेक्टर F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन तथा स्थिति सदिश वेक्टर R इज इक्वल टू -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर से प्रदर्शित है, तो पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। भाई बल आघूर्ण सदिश राशि है, मतलब यहां से अब सदिश गुणनफल के सवाल शुरू होते हैं। अभी तक जो हमने सवाल पढ़े ये सवाल अदिश गुणनफल पर आधारित थे, अब जो हम सवाल पढ़ेंगे ये सदिश गुणनफल पर आधारित होंगे। अगर हम बात करें बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण तब इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, ये इसका फार्मूला है। मतलब हमें R और F का क्रॉस गुणनफल निकालना है। अब भाई क्रॉस गुणनफल निकालते कैसे हैं? क्रॉस गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले एक मॉड का सिंबल लगाइए, और इस मॉड के सिंबल में पहला रो हम बनाते हैं i कैप, j कैप और k कैप का। अब R क्रॉस F है, तो पहला वेक्टर हमारा क्या है R। R के गुणांक इनके नीचे लिखिए, तो R में I का गुणांक कितना है -2, J का गुणांक कितना है -3 और K का गुणांक कितना है 4। अब F हमारा दूसरा सदिश है, इसके भी गुणांक लिखिए। I का गुणांक कितना 2, J का गुणांक कितना 3 और K का गुणांक कितना -4। तो दिक्कत नहीं है। करना क्या है, पहला रो बनाना है i कैप, j कैप, k कैप का, फिर इसके नीचे पहले सदिश के गुणांक
भाई आई के नीचे आई का गुणांक, जे के नीचे जे का गुणांक, के नीचे के का गुणांक। फिर दूसरे सदिश के गुणांक, आई के नीचे आई का गुणांक, जे के नीचे जे का गुणांक, के नीचे के का गुणांक। और इससे हम गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। पहली पंक्ति पहले कॉलम का सिंबल होता है प्लस, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का सिंबल होता है माइनस, और फिर पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का सिंबल क्या है? प्लस। मतलब ये अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। पहले हमें लेके चलना है पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति पहले कॉलम के क्रॉस पे क्या पड़ रहा है? आई कैप। पहली पंक्ति पहला कॉलम क्रॉस पे क्या पड़ा? आई कैप। अब ये पहली पंक्ति पहला कॉलम निरस्त, जो एलिमेंट बच रहे हैं, ये एलिमेंट बच रहे हैं हमारे पास, इन एलिमेंटों का क्रॉस गुणा करके घटाना है, और क्रॉस गुणा भी करना है हमें बाएं से दाएं, पहले ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। अगर क्रम हम गलती करेंगे तो हमारे प्लस माइनस के सिंबल में समस्या आएगी। तो गुणा करें तो 3 चौको 12, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। हमने कहा गुणा करके घटाना है तो माइनस, और फिर 3 चौको 12, लिखा नहीं है? पहली पंक्ति पहला कॉलम क्रॉस पे क्या मिला? आई। ये एलिमेंट हमारे कैंसिल, जो एलिमेंट बचे हैं इनका क्रॉस गुणा करना है बाएं से दाएं, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, और घटाना है। गुणा किए तो 3 चौको 12, घटाना है तो माइनस, और 3 चौको 12। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये हमारा पहली पंक्ति और ये हमारा दूसरा कॉलम, क्रॉस पे क्या पड़ता है? माइनस जे का। अब ये पहली पंक्ति दूसरा कॉलम निरस्त, बचा क्या? -2 2 और 4 -2। क्रॉस गुणा सेम वैसे ही, बाएं से दाएं, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, घटा दीजिए। गुणा करें तो 2 चौको 8, घटाना है 2 चौको 8। अब नंबर आता है पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम क्रॉस पे क्या है? के कैप। एलिमेंट जो बचे हैं उनका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 -6, घटाना है तो माइनस, 2 तिहाई 6 -6 तो माइनस माइनस प्लस। भाई 12 से 12 कट गया, 8 से 8 कट गया, -6 से 6 कट गया, कितना बचा? 0। मतलब बल आगम कितना कार्य कर रहा है? 0। अब अगले सवाल पे चले तो सवाल नंबर 18, किसी बिंदु पर बल F इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन लगा है। इसका मूल बिंदु के पर का विस्थापन सदिश वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर है, तो इसके बल आघूर्ण की गणना कीजिए। सेम 17 नंबर सवाल है। हमें F और R दोनों दे रखा है, बल आघूर्ण चाहिए, तो बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। R और F दोनों हमें दे रखा है, सदिश गुणनफल निकालिए, हम आराम से बल आघूर्ण टाउ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो सवाल नंबर 19 दिया है कि यदि वेक्टर A बराबर 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप तथा वेक्टर B इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप परस्पर लंब है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर ये सदिश परस्पर लंब है तो इनका अदिश गुणनफल 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि अगर ये लंब है तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0, और a डॉट बी की वैल्यू निकाल के 0 के इक्वल करेंगे तो हम C का मान निकाल सकते हैं। ऐसा सवाल हमने अभी पीछे सॉल्व भी किया है, तो इसको आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप तथा वेक्टर B इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, तो A क्रॉस B ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्रॉस गुणनफल भी निकाला है कि क्रॉस गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। तो भाई A और B दे रखा है, क्रॉस गुणनफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। फिर कह रहा है किसी पिंड का कोणीय वेग
2i प्लस 3j प्लस k है तथा घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश i प्लस 2j प्लस 5k है तो पिंड का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। तो भाई यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है, हमें कोणीय वेग ओमेगा दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस k और हमें घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश वेक्टर r दे रखा है, वेक्टर r दे रखा है i प्लस 2j प्लस 5k। हमसे कह रहा है रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। तो भाई रेखीय वेग v का फार्मूला है ओमेगा क्रॉस r। तो भाई ओमेगा मालूम है, r मालूम है, दोनों का सदिश गुणनफल निकालिए, v की वैल्यू हमें मिलेगी। कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलें। सवाल नंबर 22 कह रहा है किसी पिंड का कोणीय त्वरण 2i प्लस 3j प्लस k है तो पिंड का घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश 3i प्लस 2j प्लस 4k है तो इसका रेखीय त्वरण ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कोणीय त्वरण अल्फा। कोणीय त्वरण अल्फा दिया है 2i प्लस 3j प्लस k और फिर स्थिति सदिश दे रखा है, कह रहा है स्थिति सदिश वेक्टर r इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k और पूछ रहा है रेखीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण A बराबर अल्फा क्रॉस r। तो अल्फा और r हमें मालूम है, इनका हमें सदिश गुणनफल निकाल लेना है। तो चलिए हम सदिश गुणनफल एक बार फिर से याद दिलवा रहे हैं कि कैसे हमें निकालना है। भाई पहला रो हम बनाते थे i j और k का, पहले अल्फा है तो अल्फा के गुणांक 2 3 1, फिर r है, r के गुणांक 3 2 4। गुणा करना बताए थे, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहला प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है। तो पहले लेके चलते हैं पहली पंक्ति पहला कॉलम, क्रॉस पे पड़ता है i, जो बचे हुए एलिमेंट हैं इनका तिर्यक गुणा करना था, 3 चौको 12, घटाना था 2 1 कम 2। पहली पंक्ति दूसरे कॉलम की बात करें तो मिलता है -j, जो बचे हुए एलिमेंट हैं इनका गुणा करें 2 चौको 8 और 3 1 कम 3। फिर नंबर आता है पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, मिलता है +k, बचे हुए एलिमेंट का गुणा करें तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9। 12 में से 2 गया 10, 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 9 गया -5। ये हमारा रेखीय त्वरण है, ये अल्फा लिख दिया हमने, ये रेखीय त्वरण है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि वेक्टर a बराबर 3i प्लस 2j प्लस k और वेक्टर b इज इक्वल टू 5i माइनस 5j प्लस k, तो a डॉट b और a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। भाई a डॉट b निकाल सकते हैं, i का i में, j का j में, k का k में गुणा करके ऐड कर दीजिए। और क्रॉस गुणनफल निकालना अभी हमने बताया कि क्रॉस गुणनफल आप कैसे निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। सवाल नंबर 24 कह रहा है सिद्ध कीजिए वेक्टर a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस k तथा वेक्टर b इज इक्वल टू 12i प्लस 9j प्लस 3k परस्पर समांतर है। अगर कहता कि परस्पर लंब है तो हम कहते हैं कि डॉट गुणनफल 0 है तो लंब है, लेकिन समांतर की बात हो रही है तो अगर सदिश समांतर है तो क्रॉस गुणनफल 0 होगा। मतलब हम क्या करें, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, मतलब इनका सदिश गुणनफल निकालें, और अगर सदिश गुणनफल 0 आता है तो हम कह देंगे सदिश कैसे हैं, समांतर है। तो दिक्कत नहीं है, इनका हम सदिश गुणनफल निकालेंगे, सदिश गुणनफल 0 मिलेगा, हम कह देंगे सदिश परस्पर कैसे हैं, समांतर है। 25 पे चले,
कह रहा है सिद्ध कीजिए सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणनफल वेक्टर सी के समांतर है। तो भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणनफल मतलब पहले ए क्रॉस बी निकालिए और इस ए क्रॉस बी को सी के समांतर दिखाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी तो पहला रो हमारा आई जे और के का। ए क्रॉस बी तो ए के गुणांक 1 1 1 और जे के गुणांक 1 -2 1। गुणा करें तो पहली पंक्ति पहला कॉलम आई कैप गुणा करेंगे भाई एक एक कम एक घटाना है 2 1 कम 2 -1 प्लस हुआ। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम माइनस जे गुणा करेंगे एक एक कम एक कम एक। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम के गुणा करें तो 2 1 कम 2 और एक एक कम एक। तो मिलता है 3 आई कैप 1 से 1 कैंसिल 0 और ये हो गया माइनस का 3 के कैप। अब कह रहा है कि ये सी के समांतर है। अगर ये सी के समांतर है तो सी के साथ सदिश गुणनफल शून्य मिलना चाहिए। तो निकालते हैं ए क्रॉस बी का सी के साथ क्रॉस गुणनफल। तो पहला रो हमारा आई के जे कैप के कैप ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में आई का गुणांक 3 जे है नहीं तो 0 के का गुणांक -3। सी की बात हो रही है तो आई का गुणांक 1 जे इसमें भी नहीं है और के का गुणांक -1। गुणा करें पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम आई कैप गुणा करें तो सब क्या मिल रहा है 0। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम माइनस जे कैप गुणा करें 3 1 कम 3 3 1 कम 3। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम के कैप गुणा कर दे तो सब 0 मिल रहा है। भाई ये 0 है -3 में 3 जोड़ोगे 0 सब क्या मिल रहा है 0। तो यहां पर इनका क्रॉस गुणनफल 0 है इसलिए ए क्रॉस बी किसके समांतर है तो वेक्टर सी के समांतर है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अभी तक जो हमने सवाल पढ़े ये सभी सवाल सदिश विश्लेषण से संबंधित थे। आगे अब जो हम सवाल पढ़ने चल रहे हैं ये सारे सवाल प्रक्षेप्य गति से संबंधित हैं। और प्रक्षेप्य गति की खासियत है कि प्रक्षेप्य गति में हमारा कोई भी कण जो ऊंचाई तय करता है वो हमारे वेग के ऊर्ध्वाधर घटक के कारण और जो क्षैतिज दूरी तय करता है वो हमारे वेग के क्षैतिज घटक के कारण। तो प्रक्षेप्य गति में हम हमारे कण को क्षैतिज के साथ न्यून कोण बनाते हुए फेंकते हैं और जब ये क्षैतिज के साथ कोई न्यून कोण बनाएगा तो इसके वेग के 2 घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है इस ऊर्ध्वाधर घटक के कारण हमारा पिंड ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तय करता है और जो क्षैतिज घटक है इस क्षैतिज घटक के कारण हमारा पिंड क्षैतिज दूरी तय करता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर हमारे प्रक्षेप्य गति से संबंधित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो देखिए सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 कह रहा है कि 19.6 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बंदूक से एक गोली 50 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से और दूसरी बंदूक से उसी प्रकार की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी? तो भाई कोई भी पिंड किसी ऊंचाई से अगर फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे धरातल पर आना ही आना है। मतलब ये तो कंफर्म है कि ये गोलियां पृथ्वी से जरूर टकराएंगी। दूसरा कह रहा है कि यदि टकराएंगी तो कितने समय पश्चात और कौन सी गोली पहले टकराएगी और गोलियों का मार्ग कैसा होगा। तो भाई जो पहला सवाल है इस पहले सवाल का जवाब है कि हाँ ये गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी। दूसरा सवाल कह रहा है कि कितने समय के पश्चात टकराएंगी। तो भाई गोलियां कितनी ऊंचाई पर है बंदूक हमने 19.6 मीटर की ऊंचाई पर रखी है।
इस ऊंचाई से हम गोली चला रहे हैं। और अगर हम देखें तो क्षैतिज वेग से हमने चलाया है। क्षैतिज वेग से चलाया है मतलब ऊर्ध्वाधर वेग यू आई बराबर क्या है, 0 है। और प्रक्षेप्य गति आपने पढ़ी है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था H बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और यहां पर ऊंचाई हम ऊर्ध्वाधर घटक के कारण तय करते हैं, मतलब H इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। H का मान 19.6, यू वाई का मान दोनों ही गोलियों के लिए 0 है, क्योंकि पहली गोली 50 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से और दूसरी गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से फेंकी गई है। दोनों में ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, 0 है। ये यू वाई का मान 0 तो ये टोटल 0, और हाफ जी का मान हम जानते हैं 9.8 इंटू टी स्क्वायर। भाई 2 का गुणा कर दीजिए और 9.8 गुणे में है तो भाग में भेज दीजिए, तो टी स्क्वायर बराबर 2 गुणे 19.6 बटे 9.8, 98 दूना 196, और तो टी स्क्वायर बराबर मिलता है 4, तो टी बराबर कितना, 2। मतलब दोनों गोलियां एक साथ टकराएंगी कितने समय के पश्चात, 2 सेकंड के पश्चात। मतलब जवाब क्या हो गया कि दोनों गोलियां एक साथ 2 सेकंड पश्चात पृथ्वी से टकराएंगी, क्योंकि भाई दोनों ही गोलियों का ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, 0 है। तीसरा सवाल कि भाई गोलियों का मार्ग कैसा होगा, तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई प्रक्षेप्य है तो इस प्रक्षेप्य का मार्ग कैसा होता है, परवलयाकार। मतलब हमारे गोलियों का मार्ग कैसा होगा, परवलयाकार होगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 27 कह रहा है कि 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। यह कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा। इस सवाल में भी ध्यान दें तो क्षैतिज वेग दे रखा है, क्षैतिज वेग के कारण हम क्षैतिज दूरी चलेंगे। तो भाई हमें क्षैतिज वेग दे रखा है कि क्षैतिज वेग यू एक्स बराबर, तो यू एक्स बराबर कितना दे रखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड। भाई क्षैतिज वेग दिया है, ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई बराबर कितना है, 0। अब कह रहा है कितने समय पश्चात, और मीनार की ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है यच बराबर 40 मीटर। कह रहा है कितने समय पश्चात टकराएगा, तो फिर गति के नियम से चलते हैं। हमारे गति का समीकरण H इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। H का मान दिया है 40, यू वाई 0 है तो ये पूरा 0, हाफ जी टी स्क्वायर, जी का मान रखें तो 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब ये ट्रांसफर करें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 गुणे 2 बटे 9.8। 2 से कैंसिल करें तो 2 चौको 8, 2 नवा 18, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 400 बटे 49, या टी बराबर 400 का वर्गमूल 20 और 49 का वर्गमूल 7, मतलब 20 बटे 7 सेकंड के पश्चात ये पृथ्वी से टकराएगा। कह रहा है कि कितनी क्षैतिज दूरी चलेगा, तो जो क्षैतिज दूरी है, ये क्षैतिज दूरी हम चलते हैं क्षैतिज घटक के कारण, और क्षैतिज गति गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होती है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल है यू एक्स, समय हमने निकाल रखा है,
यू एक्स बराबर दिया है 20 और समय हमने निकाला है 20/7। 20 का 20 में गुणा करें तो 400/7 मीटर की क्षैतिज दूरी ये तय करेगा। चाहे तो हम भाग दे सकते हैं, दशमलव में आंसर ला सकते हैं। अगले सवाल पे देखिए 28। तो कह रहा है क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ता हुआ एक वायुयान से 2000 मीटर ऊंचाई से एक पिंड छोड़ा जाता है। पिंड को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा और पृथ्वी तक गिरने में चली गई दूरी कितनी है? तो भाई ये वायुयान अगर क्षैतिज उड़ रहा है तो वायुयान के साथ साथ उसमें रखी हुई वस्तु भी उड़ रही है। ये वायुयान के पास क्षैतिज वेग है, मतलब ऊर्ध्वाधर वेग कितना है? 0 है। ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, ऊंचाई दे रखा है। अभी तो हमने सॉल्व किया है कि h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h का मान 2000, यू वाई का मान 0 है, t का मान निकाल सकते हैं। फिर कितनी दूरी चलेगा, तो दूरी के लिए क्षैतिज वेग दे रखा है और दूरी बराबर क्या है? 4 गुणे समय। सेम हमारे 27 नंबर सवाल की तरह हम ये 28 नंबर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल सवाल नंबर 29 दे रखा है कि एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। ज्ञात कीजिए गेंद की उड़ान का समय और गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। सॉल्व करें तो यहां पर वेग दे रखा है कि वेग u बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड, कोण थीटा दे रखा है 30 अंश। पहला हमसे कह रहा है कि गेंद के उड़ान का समय, मतलब हमें चाहिए गेंद का उड्डयन काल। तो भाई उड्डयन काल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है t बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। तो t बराबर 2u का मान 15, साइन थीटा तो थीटा का मान 30 और जी का मान सवाल में दे रखा है 10। ये गुणा करें भाई तो 15 दूना 30, साइन 30 का मान 1/2/10, 10 त्याई 30 और 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 सेकेंड। मतलब गेंद के उड़ान का समय कितना है? 1.5 सेकेंड। अभी कह रहा है कि इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हम ऊंचाई की कैलकुलेशन करें तो ऊंचाई h बराबर हमने पढ़ा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। यू स्क्वायर, क्यू का मान 15 है, 15 का वर्ग करें तो 225। साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान 30 है तो साइन 30 का होल स्क्वायर बटे में 2g, जी का मान 10 है। ये 225 गुणे साइन 30 का मान 1/2 और वर्ग कर दें तो 1/4 और ये 10 दूना 20। अब हम गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 225 बटे 20 चौको 80। भाई 0 से एक स्थान पे दसवां लगा दीजिए तो 22.5/8। 8 से भाग दे तो 8 दूना 16। कितना बचा? 6। तो 8 अठे 64। कितना बचा? 1। 8 अठे 64 1, तो 8 एकम 8, 2 बचता है। तो रहने दीजिए, ये h इज इक्वल टू 2.81 मीटर। इतनी ऊंचाई तक ये कर जा सकता है। 30 नंबर सवाल पे चले। कह रहा है एक पत्थर क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड के चाल से फेंका जाता है। पत्थर के क्षैतिज परास की गणना कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है u बराबर 49 मीटर प्रति सेकंड, थीटा बराबर 45 अंश, परास पूछ रहा है। तो भाई परास r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यू स्क्वायर माने 49 का वर्ग, तो 49 गुणे 49 कर देते हैं। साइन 2 थीटा, तो थीटा 45 है तो 45 गुना 90 और बटे जी का मान 9.8।
काटे तो 49 गुना 98 और साइन 90 का मान 1 होता है। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए तो 490/2 और 490 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, मतलब क्षैतिज परास कितना है 225 मीटर। सवाल नंबर 31 देखिए। 31 कह रहा है कि एक पत्थर पृथ्वी तल से 30 अंश कोण पर, तो थीटा बराबर कितना 30 अंश, 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है, मतलब u बराबर 49 मीटर प्रति सेकंड। पहला सवाल कह रहा है उड्डयन काल, तो अगर हम बात करें उड्डयन काल की तो उड्डयन काल t बराबर 2u साइन थीटा अपान g, या t बराबर 2u, u का मान 49, साइन थीटा तो थीटा बराबर 30 और g का मान 9.8। अगर काटे तो भाई 49 दूना 98, तो t बराबर 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2 और नीचे बचता है 0.2, 2 से 2 कटा, t बराबर 1/0.2। चाहे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करके दशमलव हटा ले तो मिलेगा 10/2 और 10/2 का मतलब 5 सेकेंड, मतलब इसका उड्डयन काल कितना है 5 सेकेंड। अभी हमसे कह रहा है कि क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए, तो क्षैतिज परास की बात करें तो परास आर बराबर, तो परास आर बराबर अभी तो हमने पढ़ा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। u स्क्वायर, u का मान 49 है, वर्क कर रहे हैं तो भाई 49 गुणे 49 कर दीजिए, साइन 2 थीटा, थीटा है 30, तो साइन 2 थीटा करेंगे तो 60 और g का मान 9.8, 49 दूना 98, 0.2, ये 49 गुणे साइन 60 का मान कर्ण में 3/2 और बटे में 0.2, ऊपर नीचे 10 से गुणा करके दशमलव हटा दीजिए, तो दशमलव हटाते हैं तो 490 कर्ण में 3 और बटे में 2 दूना 4, 490 कर्ण में 3 बटे 4, 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 बचा है, 4 दूना 8, 4 पचे 20 और कर्ण में 3 का मान 1.732, गुणा कर ले तो 1.732 में 122.5 से 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 थे 15, 16 का 6 हासिल 1, 5 सते 35, 36 का 6 हासिल 3, 5 एकम 5 थे 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14 का 4 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, फिर 2 से गुणा करेंगे 4 6 4 3, 1 से गुणा करेंगे 2 3 7 1, ये जोड़े तो 0, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12 4 16, 17 का 7 हासिल 1, 8 4 12 6 18 2 20 1 21 का 1 हासिल 2, 4 3 7 3 10 2 12 का 2 हासिल 1, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1 1 1 2, और कितने स्थान पे दशमलव 4 स्थान पे दशमलव, तो मिलता कितना है 212.17 मीटर। ये हमारा क्षैतिज परास है। ये जितने भी हम सवाल हल कर रहे हैं प्रक्षेप गति से संबंधित, इन प्रक्षेप गति से संबंधित सवालों को सॉल्व करते समय हमें प्रक्षेप गति से संबंधित फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले हमारे पास 3 ही है। एक क्षैतिज परास R = u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, उड्डयन काल T = 2u साइन थीटा अपान जी, और ऊंचाई h = u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अगर ये फार्मूले हमें याद है तो हम प्रक्षेप गति से संबंधित सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवालों पर। अगला सवाल, सवाल नंबर 32 दे रखा है कि एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसकी उड़ान का समय 5 सेकंड तथा क्षैतिज परास 200 मीटर है, तो तीर के प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्वाधर घटक,
क्षैतिज घटक और अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज से कोण ज्ञात कीजिए। कई चीजें हैं इस सवाल में। हमें चाहिए पहले ऊर्ध्वाधर घटक मतलब u sin थीटा, क्षैतिज घटक मतलब u cos थीटा, और बाकी जो कैलकुलेशन करनी है वो हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है उड़ान का समय मतलब उड्डयन काल t बराबर कितना दे रखा है 5 सेकेंड। उड्डयन काल का फॉर्मूला हम जानते हैं 2u sin थीटा अपान g बराबर दे रखा है 5। ये u sin थीटा, अभी हमने कहा कि u sin थीटा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक हमें मिल जाएगा u sin थीटा और g का मान दे रखा है 9.8 बराबर 5। ये काटेंगे तो 4.9, तिर्यक गुणा कर दें तो u sin थीटा बराबर 5 9 45 का 5 हासिल 4 5 को 20 4 24, तो मिलता है u sin थीटा बराबर 24.5। ये ऊर्ध्वाधर घटक है हमारा। अब क्या दे रखा है, अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई h इज इक्वल टू कितना दे रखा है, नहीं, हमें दे रखा है क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास r इज इक्वल टू 200 मीटर और क्षैतिज परास का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g बराबर 200। भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें तो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जी का तिर्यक गुणा कर दो तो 200 जी। ये u स्क्वायर को हम u गुणे u लिख सकते हैं, तो ये हम 2u साइन थीटा एक पास करते हैं और ये u कॉस थीटा एक पास। देखिए भाई u स्क्वायर का मतलब u गुणे u, एक u को हमने साइन थीटा के साथ लिया और एक u को हमने कॉस थीटा के साथ, बराबर 200 और g का मान 9.8। ये u साइन थीटा का मान अभी तो हमने निकाला है 24.5, तो 2 गुणे 24.5 और u cos थीटा हमको चाहिए, ये 200 गुणे 9.8। अब कैंसिल करें तो 49 से कटेगा, मतलब 4.9 से काटे तो 2 बार में और ये कटेगा 5 बार में। ये 5 दूना 10 और 10 से एक 0 हटा दीजिए तो बचता क्या है, u cos थीटा इज इक्वल टू 20 दूना 40 और u cos थीटा मतलब क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक हमें कितना मिलता है 40 मीटर पर सेकेंड। 2 सवाल तो हल हो गए। एक हमने निकाल लिया भाई ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, एक में हमने निकाल लिया कि क्षैतिज घटक क्या है। ये दूसरा हो गया और ये था हमारा पहला। तीसरे में कह रहा है कि थीटा बताइए, तो थीटा निकालना है तो u साइन थीटा मिल चुका है, u cos थीटा मिल चुका है, भाग दे दीजिए तो ये u साइन थीटा अपान u cos थीटा बराबर 24.5 बटे 40। u से u कटा, साइन अपान कॉस बराबर tan थीटा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए 245 बटे 400। काटना चाहे तो 5 से काट सकते हैं, 5 चौको 20 और 5 नवा 45 और 5 बटे 40, तो थीटा बराबर tan को ट्रांसफर करेंगे tan इनवर्स 49 बटे 80, ये हमारे थीटा का मान। चौथा क्या पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई निकालिए, जैसे तीसरा ही है अधिकतम ऊंचाई, लेकिन हमने कोण पहले निकाल दिया है। हम निकाले अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2g। भाई u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 24.5 और वर्ग है तो 24.5 गुणे 24.5 और बटे में 2 गुणे जी का मान 9.8। 4.9 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा और 2 से काट दें तो ये 2.5 बार में कटेगा। अभी इस 2 से भी काट सकते हो,
दो एक कम दो, दो दूना चार, दो दूना चार और दो पचे 10। गुणा कर लीजिए। अगर गुणा करें तो ये 25 पचे 125 का 5 हासिल 12, 25 दूना 50 12 62 का 2 हासिल 6, 25 दूना 50 6 56 का 6 हासिल 5, 25 से कम 25 5 30 और 3 स्थान पे दशमलव लगा दें तो ऊंचाई मिलती है 30.625 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर हमने निकाला u साइन थीटा। ये u साइन थीटा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है, मतलब ऊर्ध्वाधर वेग है। u cos थीटा हमने निकाला। ये u cos थीटा हमारे वेग का क्षैतिज घटक है। थीटा निकाला हमने, ये हमारा क्षैतिज से कोण है। और अधिकतम ऊंचाई की हमने कैलकुलेशन की। अधिकतम ऊंचाई मिलती है 30.625 मीटर। इसमें 4 सवाल थे, चारों सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। 33 नंबर पे चले तो 33 नंबर कह रहा है एक तोप से 500 मीटर की क्षैतिज परास पर एक गोला फेंकना है। यदि तोप से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोला फेंका जाता है तो गोले का प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। थीटा की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है, u दिया है 100 मीटर पर सेकंड और परास r बराबर दे रखा है 500 मीटर। और परास का फॉर्मूला अभी तो हमने लिखा है कि परास r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी बराबर 500। u का मान 100 है, 100 का वर्ग करेंगे भाई 10,000, साइन 2 थीटा अपान जी का मान 10 दे रखा है बराबर 500। 10 से एक जीरो कटेगा और 500 से काटे तो 500 गुना 1000, तो साइन 2 थीटा बराबर मिलता है हमें 2 बटे में आएगा 1/2। अब साइन कितने का मान 1/2, तो भाई हमारा साइन पहले चतुर्थांश में भी पॉजिटिव है, दूसरे चतुर्थांश में भी पॉजिटिव है। अगर हम पहले चतुर्थांश के लिए लेके चले तो पहले चतुर्थांश के लिए हमारे पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये साइन 30 का मान और साइन से साइन कट गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या थीटा बराबर मिलता है 15 अंश। लेकिन अगर हम दूसरे चतुर्थांश के लिए चले तो ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू दूसरे चतुर्थांश में मान निकालते हैं 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा 180 में से 30 गया, कितना बचा 150। साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा बराबर 150 तो थीटा बराबर मिलता है 75 अंश। मतलब या तो इसे हम 45 अंश के कोण पे फेंक सकते हैं या फिर इसे हम 75 अंश के कोण पर फेंक सकते हैं। तो अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 34 दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है। क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास बताइए तथा उन दिशाओं को बताइए जिनमें गेंद को फेंकने पर परास 45 मीटर हो। पहले हमें दिया है कि u बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। अधिकतम परास की बात कर रहा है तो अधिकतम परास हमें तब मिलता है जब हम इसे 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित करें। तो अधिकतम परास के लिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या फिर कह सकते हैं कि जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है वो 1 हो जानी चाहिए। अधिकतम परास का हमने फॉर्मूला पढ़ा भी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अधिकतम परास तभी मिलता है जब हम 45 अंश के कोण पर फेंकें और अधिकतम ऊंचाई तब मिलती है जब हम उसे 90 डिग्री के कोण पर फेंकें। तो यहां पर हमसे बात किसकी कर रहा है, अधिकतम परास की। तो हमारा अधिकतम परास आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी तो अपान में बचता है जी। तो यू स्क्वायर 30 का वर्ग 900 और जी का मान 10 रखते हैं तो आर मैक्सिमम बराबर कितना,
90 मीटर, मतलब अधिकतम परास कितना मिलता है? 90 मीटर। कह रहा है कि अब कितने कोण पर फेंकें तो परास हमें 45 मीटर मिल जाए। हमसे कह रहा है कि आर मिलना चाहिए 45 मीटर। आर का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी बराबर 45 डिग्री। यहाँ पे हमने यू स्क्वायर अपान जी क्यों लिखा है वो भी देख लीजिए। हमने कहा कि अधिकतम परास तब मिलेगा जब 45 डिग्री पर फेंकोगे। थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो 45 गुना 90 और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो अधिकतम परास हमने लिखा है यू स्क्वायर अपान जी। अब यहाँ पे सॉल्व करें। यू का मान 30 दिया है तो 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 900 साइन 2 थीटा, जी का मान 10 बराबर 45। अगर हम इसे गुणा कर दें तो साइन 2 थीटा बराबर 450 बटे 900, काट दें तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। और अभी हमने पिछले सवाल में हल भी किया है कि साइन हमारा पहले चतुर्थांश में भी पॉजिटिव है, दूसरे में भी पॉजिटिव है। अगर पहले चतुर्थांश के लिए सॉल्व करें तो थीटा वर्ग 15 मिलेगा और दूसरे के लिए सॉल्व करें तो थीटा हमें 75 मिलेगा। अभी हम पिछले ही सवाल में ये सॉल्व करके आ रहे हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा इज इक्वल टू या तो 45 अंश, 15 अंश या फिर 75 अंश हमको मिलता है। अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल कह रहा है कि एक पुल से एक पत्थर 30 मीटर प्रति सेकंड पर 30 अंश के कोण पर नीचे की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि पत्थर 2.5 सेकंड पश्चात जल से टकराता है तो जल के पृष्ठ से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर इसे डायग्राम की सहायता से समझे तो ये मान लीजिए हमारा पुल है और नीचे की ओर यहां कहीं जल बह रहा है। यहां से कण फेंका जा रहा है नीचे की ओर, ये नीचे की ओर कितने अंश के कोण पे? 30 अंश के कोण पे। इस वेग के दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक। इस ऊर्ध्वाधर घटक के कारण ही ये ऊंचाई तय करेगा। ऊर्ध्वाधर घटक का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और नीचे ही हमें आना है, तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर कोई कण इससे ऊपर की ओर 30 अंश कोण पर फेंका जाता तो ऊर्ध्वाधर घटक हमें ऊपर मिलता और गति हमें नीचे करनी है। मतलब इस स्थिति में ये जो ऊर्ध्वाधर घटक हम लेके चलते, ये निगेटिव लेकर चलते। लेकिन अभी हमारा डायरेक्शन नीचे की तरफ है और हमें नीचे ही गति करनी है, तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखिए क्या दिया है हमें दिया है कि थीटा बराबर 30 अंश और u बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड और t बराबर दे रखा है 2.5। अब अगर हम बात करें ऊंचाई की तो ऊंचाई h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई मतलब ऊर्ध्वाधर घटक, u साइन थीटा और t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u का मान दे रखा है 25, साइन थीटा तो साइन 30 और t का मान 2.5 प्लस हाफ, जी का मान 9.8, टी स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर 625 तो 6.25। अब h बराबर 25 गुणे साइन 30 का मान 1/2 2.5 प्लस ये काटेंगे तो 4.9 गुणे 6.25 या h बराबर अगर हम गुणा कर दें 25 का 25 में तो 625 तो 62.5/2। अब प्लस गुणा कर लीजिए 6.25 में 4.9 से 9 × 45 का 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 का 2 हासिल 2 और 6 दूना 12, 12 वर्ग 9 × 45 का 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 का 2 हासिल 2 और 9 × 6 = 54, 2 56, 4 × 5 = 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 का 0 हासिल 1 और 4 × 6 = 24, 1 25, 5 2 6 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 1 3, 3 स्थान पे दशमलव तो ये हो जाएगा 30.625।
इसे हम भाग दें तो 2×6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 30.625 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 5 5 2 7 6 2 8 61.875 मीटर। ये ऊंचाई हो गई। हमसे कह रहा है कि भाई परास कितना होगा। तो जो परास हम तय करते हैं, ये परास हम तय करते हैं क्षैतिज घटक के कारण, और क्षैतिज गति तो गुरुत्वीय त्वरण से प्रभावित होती नहीं है। तो क्षैतिज परास बराबर, मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमारा क्षैतिज चाल u cos थीटा, समय दे रखा है t, u का मान है 25 और cos थीटा, थीटा का मान है 30 और t का मान 2.5। इन दोनों का गुणा करें तो 62.5 और cos 30 का मान करणी में 3/2। 2 से भाग दें, 2×6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और ये 1.732 गुणा किया जाए 31.25 का 1.732 से, तो 2 पचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 1 कम 3, 3 का 9, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 3 17 का 7 हासिल 1, 7 1 कम 7 1 8, 7 3 21 और 5 2 1 3, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 5 12 2 14, 15 का 5 हासिल 1, 7 5 12 1 13 3 16, 16 6 22 का 2 हासिल 2, 8 2 10 2 12 9, 21 का 1 हासिल 2, 2 2 4 और 3 2 5। तो अब कितने स्थान पे 5 स्थान पे, तो मिलता है 54.125 मीटर। ये हमारा क्षैतिज परास है। तो ये तो थे हमारे सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। यहाँ पर हमने कुमार मित्तल की किताब के लगभग सभी आंकिक प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर अभी भी आपको किसी आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद।